हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं मैं। वीडियो डील करने वाली है बेल के चैप्टर के साथ, जो कि बेल का जो चैप्टर आपका है वो है 33rd ऑफ द सीआरपीसी। अब सीआरपीसी के अंदर 33 नंबर चैप्टर है, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 436 ऑनवर्ड्स अप टू 450 आपके सेक्शन कंटेन किए गए हैं, जिनके अंदर बताया गया है कि कब कोर्ट आपको ग्रांट कर सकती है बेल, कब एक ऑफिसर आपको ग्रांट कर सकता है एक बेल। लेकिन उससे पहले आप बेल वर्ड को समझिए। बेल वर्ड की जो डेफिनेशन है, एक तरीके से बेल वर्ड की डेफिनेशन कहीं पे भी सीआरपीसी के अंदर डिफाइन नहीं की गई, लेकिन कुछ आपकी जैसे डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उनके अंदर बताया कि किसी भी पर्सन को रिलीज कर देना जो कि एक्यूज्ड है, जो कि कस्टडी में है। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई ऑफेंस कर रखा है, जिस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को पहले अरेस्ट किया गया था और उसको कस्टडी में डाला गया था, अब कस्टडी में से उस पर्सन को रिलीज कर देना, वेदर वो टेम्परेली हो सकता है, उसको आप परमानेंटली भी हो सकता है, तो वो आपका रहेगा कि ये बेल उसको दे दी गई है। अब उसके लिए कुछ कंडीशन रहती है कि बेल देंगे तो वो पहले ऑफेंस देखेंगे कि उसने ऑफेंस कौन सा कर रखा है। अब ऑफेंस उसने या तो नॉन बेलेबल नेचर का कर रखा है या फिर वो बेलेबल नेचर का आपने ऑफेंस कमिट कर रखा है। तो बेलेबल ऑफेंस आपका 2 के ए में दे रखा है कि वो सारे ऑफेंसेस जो कि शेड्यूल नंबर 1 ऑफ द सीआरपीसी, फर्स्ट शेड्यूल जो सीआरपीसी का है, उसके अंदर आपकी एक लिस्ट दे रखी है ऑफेंसेस की, उनके अंदर सेग्रीगेट कर रखा है कि कौन सा ऑफेंस आपका बेलेबल है, कौन सा आपका नॉन बेलेबल है। तो जो ऑफेंसेस आपके अंदर शो कर रखे हैं उसमें कि ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो उन सब ऑफेंसेस के अंदर एक पर्सन जो कि एक्यूज्ड है, जो कि कस्टडी के अंदर है, वो एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है कि मेरे को बेल ग्रांट करी जाए। लेकिन अगर बात करें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, तो वो सारे ऑफेंसेस जिनके अंदर कोई भी जो कोर्ट है जहाँ पे आपका केस ट्रायल पे है, या फिर उसकी जुरिस्डिक्शन जहाँ बनती हो, तो वो कोर्ट जब अपने डिस्क्रिशन के ऊपर उसको या तो बेल ग्रांट करेगा या तो नहीं करेगा, तो वो आपकी रहती है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जिनके अंदर कोर्ट की डिस्क्रिशन चलती है, बेलेबल ऑफेंस जिनके अंदर पार्टी का राइट चलता है कि वो एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल ग्रांट नहीं करी जाती, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है। तो वहाँ पे रहता है कि आपकी या तो सिक्योरिटी आपका आएगा कोई, जो आपके बेस पे आपके बिहाफ पे कोई गारंटी लेता हो कि मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा। अब उसको छोड़ देंगे तो वो श्योरिटी या फिर सिक्योरिटी जो उससे पैसे जमा करवाते हैं, उसका पर्पस क्या रहता है, ताकि उस पर्सन की प्रेजेंस को दोबारा से सिक्योर करा जाए। जब भी मतलब कि रीप्रेजेंस की जरूरत होगी तो कोर्ट में, तो उस टाइम पे वो बंदा आ सके, तो इसलिए सिक्योरिटी या फिर श्योरिटी उससे जमा करवाया जाता है। तो ये ओवरव्यू कि आपका कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें और किन चीज़ों से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ चीज़ें आपके ऐसे आ जाती है जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस उसने कमिट कर रखा है। अब उन सिचुएशन में कोई पर्सन आपका अरेस्ट होने से पहले ही आपका क्या कर लेता है, बेल मांग लेता है कोर्ट से, तो वहाँ पे भी टोटली डिस्क्रिशन कोर्ट की रहती है। सरकमस्टांसेस वो देखेगा, उसके बाद ग्रांट बेल करे या ना करे, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। लेकिन वो जो एप्लीकेशन लगेगी अरेस्ट के पहले, वो आपके किन कोर्ट के अंदर लगेगी, किस सेक्शन में लगेगी, वो आने वाले सेक्शन के अंदर हम लोग डील कर लेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप अपना लिसनिंग और लर्निंग मोड पे आ जाइए। पेन, मार्कर, जो भी आपका एक हाइलाइटर है, वो बेयर एक्ट नोटबुक ये लेके बैठ जाइए, और ईयरफोन आप हमेशा लेके बैठें, ताकि वो जो सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ कंप्लीटली आपके दिमाग में जाके बोलनी चाहिए, वहाँ पे जाके ही सुननी है और दिमाग से ही काम लेना है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार चैप्टर को। चैप्टर आपका बात करता है 33rd जो चैप्टर है वो निकाल लीजिए एक बार आप। बात करते हैं प्रोविजन एज टू द बेल एंड बॉन्ड। अब दोनों चीज़ों के रिगार्डिंग वो बोल रहा है, एक तो आपका बेल के रिगार्डिंग बता रहा है, दूसरा आपको बोला है कि बॉन्ड भी, मतलब बॉन्ड उससे भरवाए जाएंगे। अब बॉन्ड क्या चीज़ होती है, अपने आप में एक फॉर्मेट है, एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर आपसे साइन करवाए जाएंगे और आपसे वो फॉर्म भरवाया जाएगा, तो वो बॉन्ड एक तरीके से बोला जाता है। अब बेल की रिगार्डिंग अगर बात करें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो वो बोलती है एब्सोल्यूशन ऑफ द एक्यूज टेम्परेरली। अब उसके अंदर आपका ये भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ट्रायल के दौरान उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, वो भी आपका हो सकता है, या फिर टेम्परेरी रिलीज ऑफ द एक्यूज पर्सन हो सकता है। अब ये जो बेल वर्ड है वो आया कहाँ से, वो फ्रेंच वर्ड आपका बेलर है, BAILER, बेलर फ्रेंच वर्ड है, वहाँ से उसको ऑब्टेन किया गया है, वहाँ से ये आपका डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर या फिर टू गिव, या तो कोई चीज़ उसको डिलीवर करना या फिर उसको कोई चीज़ दे देना। अब जनरल अगर मीनिंग देखेंगे किसी पर्सन का बेल का, तो रहता है कि किसी भी पर्सन को कस्टडी में से छोड़ देना, वेदर टेम्परेरी और आपका परमानेंटली नेचर का। अब क्यों दिया गया ये राइट, ये भी चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी पहले। तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब लिबर्टी के साथ कोई भी पर्सन का पर्सनल लिबर्टी के साथ जिंदा रहने का उसका अधिकार है। तो किसी पर्सन को जब आप जेल में डाल दोगे तो लिबर्टी उसकी ख़त्म हो चुकी है। अब लिबर्टी को दोबारा से आपका कंटिन्यू करवाने के लिए किसी पर्सन को जेल से छोड़ा जाएगा। जब उसको बंधक बनाया गया तो उसकी लिबर्टी ख़त्म हो चुकी है, तो आर्टिकल 21 से हिट हो रही है, अब उसको छोड़ा जाएगा। लेकिन
उसके ऊपर क्या है कि कर्टेल करने वाले यहाँ पे प्रोविज़न दे रखे हैं कि किसी पर्सन को जो राइट है उसका लिबर्टी का, उसको कर्टेल कब होगा, जब उसने कोई ऑफेंस कर दिया तो लायबल होगा कि वो जेल में रहेगा। तो उसका राइट आप एक तरीके से छीन नहीं सकते हो, क्योंकि अगर कोर्ट उसको बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी अगर बेल नहीं देगी तो वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो रहा है उसका राइट नाजायज़ तरीके का, तो उसको बेल ग्रांट करी जानी चाहिए। लेकिन कंडीशन कुछ लगेंगी, कंडीशन जब वो फुलफिल करेगा तभी उसको आप उसका फ़ायदा दोगे, अदरवाइज उसको उस सेक्शंस का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका बेल जो है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद का केस था। उस केस के अंदर बताया गया था कि जो बेल है वो आपका एक रूल है, लेकिन जो जेल होगी उसके बदले में वो एक एक्सेप्शन है। तो इसके अंदर बोला गया बेल नॉट जेल, मतलब बेल देना एक रूल ठीक है जी, लेकिन जेल में रखना उस बात की एक्सेप्शन है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ कर रखी है। अब एक पर्सन है रिलीज किया जाएगा ऑन बेल कंसीडर टू बी द कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ द कोर्ट थ्रू हिज श्योरिटी। अब जब किसी भी पर्सन को छोड़ दिया जाएगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ही मानी जाएगी कोर्ट की। जब छोड़ दिया, आपने कोई भी चीज़ अपनी है, बाइक खड़ी कर दी बाहर, तो उसका जो रियल पोजीशन है वो हो सकता है कि बाहर खड़ी है, आप रूम के अंदर हो, तो आपका लीगल पोजीशन तो उसका माना जाएगा, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। रियल पोजीशन किस चीज़ का, आपकी जो बाइक की है या फिर हेलमेट होगा वो आपका रियल पोजीशन है, एक्चुअल जिसको बोलते हो, और जो कंस्ट्रक्टिव है वो आपकी बाइक है। तो इसी तरीके से किसी पर्सन को जब आपने रिलीज़ कर दिया कस्टडी से, तो कोर्ट की क्या रहेगी, कंस्ट्रक्टिव उसके ऊपर एक तरीके से यहाँ पे उसकी कस्टडी अभी भी मानी जाएगी, बेशक वो बाहर रहता हो। तो किसी भी पर्सन को टू सेट फ्री एट हिज लिबर्टी, वो आपकी बेल है। तो बेल एज ए रूल का काम करती है, लेकिन जेल जो वो एज एन एक्सेप्शन का काम करती है उसके ऊपर। अब उसके अंदर एक और प्रोविजन भी आता है कि किस किस स्टेज पे आपको बेल दी जाएंगी, वो भी इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बाद में। स्टेजेस की बात करेंगे, जैसे तो आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे, उनके अंदर कब कर सकते हो, नॉन बेलेबल के बाद बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कब करोगे। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आफ्टर अरेस्ट, बिफोर अरेस्ट भी है। उसके बाद आपकी कुछ चीज़ें आ जाती है कि कोई एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कब होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस इसके अंदर है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं हो रही है आपकी, और टाइम पीरियड दिया गया था 167 क्लोज 2 के अंदर 60 और 90 डेज़ का, तो उनके अंदर भी बेल ग्रांट करी जाएंगी, वो भी आपके एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद एंट्रीम बेल का बात करता है कि कहीं पे आपने बेल लगा दी है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है, उसके लिए भी स्पेशल सेक्शन जाएगा। फिर आपका आता है बेल ऑन कन्विक्शन, कि आपको कन्विक्शन भी मिल चुकी है फिर भी आपको बेल ग्रांट करी जाएगी, उसके रिगार्डिंग भी आपके प्रोविजन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं बेरेक्ट लैंग्वेज के साथ। अब बेरेक्ट के अंदर आपका 436 जो सेक्शन है वो बात करता है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, किन सिचुएशन में, किन केसेस में आपको बेल दी जाएंगी। फर्स्ट आपका बोलता है व्हेन एनी पर्सन अदर देन द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब कि एक ऐसा पर्सन है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज नहीं है, मतलब कि उस पर्सन ने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट कर रखा है, इज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया, और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है, मतलब एसएचओ ने किसी पर्सन को या तो डिटेन कर रखा, उसको रोक के रखा हुआ है बिना अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट के, या फिर उस पर्सन को अरेस्ट किया गया था, या फिर उसको अपीयर और बोट बिफोर द कोर्ट, या फिर उस पर्सन को ले जाया गया कोर्ट के सामने, या फिर वो पर्सन कोर्ट के सामने आ गया था जो कि बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज पर्सन है। फिर क्या बोलता है, इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम वेल ही इज इन द कस्टडी, जब वो कस्टडी में है तो उस टाइम पे वो प्रिपेयर कर रहे हैं किन चीज़ों को, और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल, कि मेरे को बेल दी जाए जी, मेरे को बेल दी जाए, इस बात की वो प्रिपरेशन कर चुका है, या तो वो कस्टडी में था तब, या फिर जब उसको प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट के सामने तो उस टाइम पे। सच पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल, उस पर्सन को छोड़ा ही जाएगा। शेल वर्ड यूज है, इसका मतलब डायरेक्शन दी गई है, ना कि मैंडेटरी प्रोविजन कि उसको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, डायरेक्टरी है, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगेंगी। प्रोवाइजो यहाँ पे ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट सच कोर्ट और द ऑफिसर, ऑफिसर की बात यहाँ पे किसकी हो रही है कि जैसे एसएचओ था, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, और कोर्ट जिसके सामने अपियर किया गया था, ही इज इफ ही और इट थिंक फिट, या तो वो ऑफिसर को ठीक लगे या फिर कोर्ट को ठीक लगे, तो मे एंड शेल, मतलब ही मे के लिए है, कोर्ट शेल के रिगार्डिंग आपका बात करता है। इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट, अगर वो पर्सन आपका इंडिजेंट मतलब कि पॉपर है, एंड इज अनेबल टू फर्निश द श्योरिटी, अगर वो श्योरिटी नहीं दे सकता, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल, उससे कुछ चीज़ जमानत पे आपकी जमा करवाने की बजाय क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, श्योरिटी के बिना उससे बॉन्ड भरवाए जाएंगे, उससे कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, जो आपका बेल है उसके बदले में, और उसको छोड़ दिया जाएगा। ऑफ हिज अपीयरेंस एज हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड, लेकिन
किस लिए गारंटी ली जा रही है, उससे बॉन्ड इसलिए भरवाते हैं कि जब भी आपको वापस बुलाया जाएगा तो आपको क्या है, आना है, इसलिए कंडीशन लग रही है, तो इसलिए आप उससे बॉन्ड भरवा लोगे। एक्सप्लेनेशन आपको बोलता है वेयर ए पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल विद इन ए वीक ऑफ द डेट ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट करने के बाद जब उसको पता लग गया कि उसको ऑफेंस जो हुआ था उसके ऊपर चार्ज लगे थे, किस लिए उसको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उसने बेलेबल ऑफेंस कमिट कर रखा है। अब उस ऑफेंस के लिए उसको जब अरेस्ट किया जाएगा तो सेक्शन 50 इसी सीआरपीसी के अंदर आपका लिखा हुआ है कि वो कोर्ट, उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसको बताएगा कि आपने कौन सा ऑफेंस कमिट कर रखा है, और आपका एज ए मैटर ऑफ राइट या फिर आपका राइट रहेगा जी आप बेल क्लेम कर सकते हो। लेकिन बताने के बाद भी वो पर्सन क्या है कि क्लेम नहीं कर रहे हैं, बेल के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब वहाँ पे प्रिजम्पशन लगाई जाएगी कि वो पर्सन पोपर है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो सिक्योरिटी के तौर पे दे सकता होगा। तो ये इसके अंदर दे रखा, पढ़ लेते हैं एक बार। वेर ए पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल विद इन ए वीक ऑफ द डेट ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के एक हफ्ते के अंदर अगर वो बेल नहीं दे सकते, बेल का मतलब यहाँ पे है कि कुछ श्योरिटी या सिक्योरिटी जमा नहीं करवा रहा है, बेल के लिए वो अप्लाई नहीं कर रहा है। इट शैल बी ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट। कोर्ट और उस ऑफिसर के लिए ये सफिशिएंट ग्राउंड होगा टू प्रिज्यूम, ये प्रिज्यूम करने के लिए दैट ही इज एन इंडिजेंट पर्सन, कि वो इंडिजेंट पर्सन है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोवाइजो, इस प्रोवाइजो के पर्पज से। Provided further, nothing in this section shall be deemed to affect the provision of subsection 3rd of section 116 or section 446 of 446A of the CRPC। CRPC का 446A है आपका, और 116 का थर्ड जो क्लोज है जिसके अंदर इंक्वायरी एज टू द ट्रूथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपका 116 आपका बात कर रहा है, तो उनकी रिगार्डिंग चीज़ दे रखी है, एक बार आप जाके चेक कर लेना। तो उसके पर्पज से यहाँ पे ये बोलता है कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं जो उन सेक्शन को इफेक्ट कर दे। अब जो एक्सप्लेनेशन के अंदर प्रिजम्पशन थी, वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रहेगी, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट नहीं है, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम करके चल रहा है कि वो पर्सन आपका इंडिजेंट पर्सन है। सेकंड क्लॉज बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर बेशक कुछ भी दे रखा हो, वेयर ए पर्सन हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ द बेल बॉन्ड, जो बेल बॉन्ड उसने भरे थे कि मैं वापस अपीयर हो जाऊंगा, उसकी कंडीशन से अगर वो कंप्लाई विद नहीं कर रहा है, मतलब उनको फॉलो नहीं कर रहा है, उनको मान नहीं रहा है। एज रिगार्ड द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, मतलब किस जगह पे आना था, किस टाइम पे आना, तो ना तो आप टाइम पे आते हो ना आप जगह पे आ रहे हो। द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल, बेल पे उसको छोड़ने से कोर्ट मना कर सकती है। व्हेन ऑन सब्सिक्वेंट ओकेजन इन द सेम केस ही अपीयर बिफोर द कोर्ट इज बोट इन द कस्टडी। अब ये क्या पर्सन है कि जब या तो वो बाद में किसी टाइम पे कोर्ट में आएगा, मतलब एक बार बुलाया था उस दिन आए नहीं, अगली बार जब भी आप आ गए तो उस दिन आपको कोर्ट में ही रख लिया जाएगा, आपको कस्टडी में रख लेंगे वो। Appear before the court or is brought in the custody, and any such refusal shall be without prejudice to the power of the court to call upon any person bound by such bond or pay the penalty thereof under section 446। 446 आपका forfeiture of the bail bond की रिगार्डिंग बात करता है, तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाएंगे और उससे वो पैसे जमा करवा लेंगे। लेकिन देखा जाएगा कि उस पर्सन के ऊपर आप किसी तरीके का इलीगल इनजस्टिस आप कोज नहीं कर रहे हो, मतलब कि उसने रीज़न दिया कि मेरे को किसी ने किडनैप कर लिया था, या फिर मेरे को जिस पर्सन ने बुलाया था कि किस डेट पे मेरे को आना था उसकी मेरे को नॉलेज नहीं हो पाई थी, मेरे तक वो बात कम्युनिकेट नहीं हो पाई थी, तो उसके साथ इनजस्टिस ना कोच करते हुए उसको रखा जाएगा। ये आपका 446 आपका सेक्शन आ जाते हैं। एक केस था मेनली 436 को आपने 50 के साथ आपको बता दिया था, 2 के बी के साथ आपको 2 के ए के साथ आपको बता दिया था कि बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग पढ़ना है। अब इसके बाद आ जाती है 36A की रिगार्डिंग कि कितने टाइम तक आप उसको रोक के रख सकते हो। बोलता है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड, मतलब कि ऐसा कोई भी एक्यूज पर्सन या प्रिजनर है उसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और ट्रायल अभी भी पेंडिंग है। अब कई बार हो जाती है ना सिचुएशन कि किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर रखा है जिसकी सज़ा 2 साल की है और उसका ट्रायल 2 साल हो गए चलते, तो क्या करेंगे, एक सिचुएशन ये। दूसरा बोलता है कि उसका हाफ टाइम ऑफ द पनिशमेंट आपका हो चुका है लेकिन ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये सिचुएशन कुछ आ रही है जो इसके अंदर बता रहे हैं। फर्स्ट आपका क्या बोलता है, वेर ए पर्सन हैज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और द ट्रायल, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑफेंस करके बैठा है इस मतलब कि आईपीसी के अंदर या फिर किसी भी लॉ के अंदर, और उस पर्सन की उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है या फिर उसका ट्रायल चल रहा है, द CRPC या फिर दिस कोड एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ वन ऑफ द पनिशमेंट अंडर दैट लॉ। अब इसके अंदर आपका बोलता है स्टार्टिंग से अगर देखें तो क्या बोल रहा है, वेयर ए पर्सन हैज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस कोड ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ,
मतलब इस ऑफेंस के अंदर उस पर्सन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल चल रही है और उसने कोई भी ऑफेंस कमिट कर रखा है किसी भी लॉ के अंडर में, और वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी सज़ा डेथ की नहीं है आपकी। अगर डेथ होती तो उसको आप हाफ टाइम रखने का मतलब ही नहीं है, मतलब कि जिस टाइम पे आपने सज़ा सुनाई तो प्रिजन के अंदर उसको रोकने की जरूरत क्या रहेगी, डेथ को आप एग्जीक्यूट कर दोगे। लेकिन अगर डेथ को छोड़ के लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 10 ईयर की पनिशमेंट है, या फिर आपकी एनी अदर जो भी पनिशमेंट दे रखी है, तो उन केसेस में except आपकी death has been specified as one of the punishment under that law undergone detention for a period exceeding up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offense under that law। अब आईपीसी में लेके चल रहे हैं कि किसी भी ऑफेंडर पर्सन की यहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं, आईपीसी में किसी ने ऑफेंस कमिट करा जिसकी सज़ा 3 साल है और उसका आपका ट्रायल चल रहा है। अब ये बात बोलता है एक्सटेंडिंग हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड, जितनी भी उसको सज़ा मिलनी है 3 साल की थी उसका हाफ पीरियड यहाँ पे बता रहा है। अब दो चीज़ें आती हैं कि ऐसा कुछ ऑफेंस है जिसके लिए सज़ा उसको 1 साल से लेके 3 साल तक उसको दी जा सकती है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि 1 साल भी मिल सकती थी, 3 भी मिल सकती है। अब 1.5 साल हो गया उसका ट्रायल चलते, तो बोलता है कि मैक्सिमम जितनी ऑफेंस के लिए यहाँ पे पनिशमेंट फिक्स करी गई है उसका हाफ पीरियड 1.5 साल, मतलब 1 से 3 थी तो 3 साल मैक्सिमम है, तो उस 3 के लिए आप बोलोगे कि हाफ मतलब 1.5 साल तक उसका ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चल चुकी है। तो क्या किया जाएगा, He shall be released by the court on his personal bond with or without surety। उसके विदाउट श्योरिटी उसका जब वो बॉन्ड भरेगा तो उसको छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन अब इसमें बोलता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में आफ्टर हियरिंग द पीपी, अब पीपी को बुलाया जाएगा और पीपी की भी सुनवाई करेंगे कि हम इसको बेल दे रहे हैं जी, तो कोई आपके पास कोई ग्राउंड है जो आप मना कर सकते हो कि आप इसको बेल ग्रांट ना करें, तो उसकी सुनवाई होने के बाद एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद, रीजन्स के बाद, ऑर्डर द कंटिन्यूइंग डिटेंशन ऑफ सच पर्सन फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 1/2 ऑफ द सेट पीरियड। अब पीपी को बुलाया, पीपी ने अपने ग्राउंड दे दिए सोलर के जिसके बेस पे उस पर्सन को ग्रांट बेल ना करी जाए, तो उस पर्सन के ऊपर रीज़न रिकॉर्ड करेगा कोर्ट राइटिंग में कि हाँ इन रीज़न पे मैं इस पर्सन को यहाँ पे बेल ग्रांट नहीं कर रहा हूँ। तो उस हाफ पीरियड जो हो चुका था उसके बाद भी उसको रखा जा सकता है कस्टडी में और रिलीज हिम ऑन बेल इंस्टेड ऑफ पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, या फिर हो सकता है कि उसको रीजन रिकॉर्ड करके छोड़ सकते हैं, चाहे तो हाफ टाइम के बाद भी रख सकते हो। मतलब जनरल प्रोविजन कि हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द पनिशमेंट, मतलब टोटल पीरियड ऑफ पनिशमेंट है उसके हाफ तक अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल पूरा नहीं हो तो छोड़ेंगे, लेकिन पीपी को पहले अपॉर्चुनिटी देंगे, आप अपने ग्राउंड रखो जी, हम क्यों इसको बेल पे ना छोड़े। अब उसने सॉलिड ग्राउंड दिए तो आपको उस हाफ पीरियड के बियॉन्ड भी रोक के रखा जा सकता है। अब कितने टाइम तक रखेंगे वो आगे दे रखा है। Provided further that no such person shall in any case detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment, more than the maximum period of imprisonment, मतलब 3 साल के ऑफेंस का हमने ट्रायल स्टार्ट किया था, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो 1.5 साल के बाद रीज़न रिकॉर्ड कर लिए, रीज़न रिकॉर्ड करके उसको छोड़ा नहीं, तो आप उसको कितने टाइम और रख सकते हो, मैक्सिमम 1.5 साल और ही रख पाओगे, क्योंकि उस पनिशमेंट की बात करें अगर तो टोटल 3 साल थी, तो 3 साल से बियॉन्ड आप उसको नहीं रोक सकते। आपकी गलती है कि ट्रायल पूरा नहीं हो रहा, या फिर हो सकता है आपको एविडेंसेस ना मिल रहे हो, या फिर पुलिस की कहीं ना कहीं लैक ऑफ टेकिंग एविडेंस रही हो, या फिर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है पुलिस, तो इस वजह से अगर वो 3 साल की सज़ा उसको मिलती, अगर वो जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो जाती, तो वो 3 साल तो आपका जेल में काट चुका है, तो उसको फर्दर 3 साल की सज़ा तो नहीं देंगे ना, फिर तो 6 साल हो गई है, तो 3 साल के लिए यहाँ पे उसको रोक के रखा जाएगा मैक्सिमम पीरियड। तो आपका बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच पर्सन, कि वो पर्सन आपका शैल इन एनी केस बी डिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल फॉर मोर देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मैक्सिमम पीरियड 3 साल था और 3 साल से उसको ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। प्रोवाइडेड फॉर द सेड ऑफेंस अंडर दैट लॉ, उस लॉ के अंदर जितना भी फिक्स किया गया है इम्प्रिजनमेंट का टाइम कि कितनी सज़ा उसको मिलेगी, तो उस मैक्सिमम पनिशमेंट तक अगर उसको रोक के रख लिया तो बेल आपको देनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन फॉर द ग्रांटिंग बेल, इस सेक्शन के अंदर आपकी बेल ग्रांट करने के पर्पज से द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास्ड ड्यू टू डिले इन प्रोसीडिंग कॉज्ड बाय द एक्यूज्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब इसके अंदर बोलता है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन जितना आपका अंदर रखा गया है उसको स्टार्ट करने में या फिर उसके अंदर किसी भी तरीके का डिले एक्यूज ने करवा दिया तो वो एक्सक्लूड करेंगे। मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में उसने 1.5 साल तक कोर्ट में रह लिया, अब उसको कुछ टाइम के लिए बेल पे दिया गया, या फिर 1 साल रहने के बाद वो 3 महीने बाहर चला गया बेल पे, तो वो 3 महीने उसको यहाँ पे 3 साल के अंदर इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, उसको क्या करेंगे फर्दर 3 साल और 3 महीने तक लास्ट में रखा जाएगा, वो आपका टाइम पीरियड होगा। मतलब जितना टाइम पीरियड
एक्यूज पर्सन ने कोर्ट का ख़राब कर दिया अपनी प्रोसीडिंग चलाने में, या तो वो डिले हो रहा है, या फिर एविडेंसेस लेके नहीं आ रहा, या फिर किसी तरीके से वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है जिससे उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने दे रहा क्योंकि उसने कुछ ना कुछ एविडेंसेस को छुपाया था, इस तरीके का कोई और एक्ट कर रखा है, या फिर कोई और ऐसी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी जिनके अंदर गलती एक्यूज़ की थी, जिसकी वजह से कोर्ट को पूरा प्रोसीडिंग कंप्लीट करने में और टाइम लग गया, तो वो सारा टाइम जितना कि कोर्ट का उस एक्यूज़ ने ख़राब कर रखा, वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड करा जाएगा इस सेक्शन के अंदर आपका टाइम पीरियड आपकी काउंट करने के पर्पज़ से। जैसे ये बताना कि हाफ ऑफ द आपकी पनिशमेंट आप ट्रायल चला के बैठे हो हाफ टाइम पीरियड तक, तो उसके अंदर अगर 2 महीने कोर्ट के ख़राब कर रखे तो उस हाफ टाइम पे से 2 महीने उसके एक्सक्लूड करे जाएंगे। तो ये कुछ था आपका इस सेक्शन के अंदर 436 और 6A के अंदर। ये आपके बेलेबल आपके ऑफेंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि कब बेलेबल ऑफेंस के अंदर उसको छोड़ा जाएगा। अगला सेक्शन आपका डील करेगा 436 सेक्शन है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा क्योंकि वो लंबा बड़ा सेक्शन आपका एक, उस सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे क्लोजेस दे रखे हैं जिनके अंदर कुछ सिचुएशन में उसको बेल भी ग्रांट करी जाएंगी, कुछ के अंदर उसको मना भी करवा देंगे, तो वो आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। और नेक्स्ट वीडियो को आपने ज़रूर देखना है क्योंकि ये पूरा चैप्टर आप तभी कवर अप कर पाओगे जब सारे सेक्शन आप देखते रहोगे और सारी वीडियो आप कवर करते रहोगे। 430 सेक्शन जो आपका 7 है वो एक वीडियो में आएगा, फिर उसके बाद 438 सेक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, एंटीसिपेटरी बेल, उसको भी मैं अलग वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो उनके लिए भी आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। उसके बाद अगर सही डायरेक्शन में आपको लग रहा है कि वीडियो सही बन रही है, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे तक बात पहुंचा दिया करें ताकि मेरे को एक एनकरेजमेंट मिलता रहे कि हाँ आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है, तो मैं मोर एंड मोर वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच।